मैं मन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर साक्षरता मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूं एचएससी हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। और हिस्ट्री को हम काफी स्पीड से करेंगे इन वीडियोस के अंदर। सबसे पहले भारत को इतिहास स्टार्ट करते हैं। भारत का लगभग 4500 साल का इतिहास है। भारत का 4500 वर्ष का। इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले है प्राचीन भारत, जो कि 2500 बीसी से 712 एडी तक चलेगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत, जो कि 712 एडी से स्टार्ट होकर 1857 तक चलेगा। और उसके बाद हम करेंगे आधुनिक भारत को, जो कि 1857 से स्टार्ट होकर 1947 तक चलेगा। तो 3 पार्ट में मैंने बांट दिया और भारत को। और इसके अंदर भी मैं जो 712 एडी से 1857 तक का इतिहास है, इसको भी मैं अलग अलग पार्ट के अंदर बांटता हूं। जो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वो 712 एडी से 1206 तक का देखेंगे, जिसमें मुसलमानों का भारत पर आक्रमण स्टार्ट हो जाता है 712 एडी में। और 1206 तक कंटिन्यू आक्रमण चलते रहेंगे। और 1206 में जो मुस्लिम थे उन्होंने भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, मतलब भारत के ऊपर ही शासन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर 1206 से लेकर 1526 तक देखेंगे, जिसके अंदर टोटल 5 वंशों को देखेंगे हम एक ही लेक्चर के अंदर देखेंगे। 1206 से 1526 तक करने की कोशिश करेंगे। 5 वंश आएंगे इसके अंदर। और उसके बाद 1526 से 1857 तक मुगल रहेंगे। मुगलों का शासन रहेगा, मुस्लिमों का ही शासन रहेगा। तो इस तरह से लगभग 3 कंप्लीट हम देखेंगे, जिसमें 712 से 1206 कोशिश रहेगी मेरी 3, 4 या 5 लेक्चरों के अंदर ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी। तो आज देखते हैं हम 712 एडी से 1206 तक का इतिहास देखेंगे। जो कि फर्स्ट लेक्चर है मेरा। 712 एडी से 1206 के बीच में देखते हैं क्या क्या हुआ था। भारत का नक्शा एक रफली मैंने बना दिया है। जो आज के समय में पाकिस्तान है, उस समय भारत का हिस्सा था। और उसके बाद इधर हमारा अफगानिस्तान आ जाता था। एक देश है अरब देश। अरब देश के अंदर एक खलीफा है जिनका नाम है मसूर अजाज। एक सिपाही मोहम्मद बिन कासिम को भारत की तरफ भेजते हैं। भारत की तरफ आता है और ये भारत की तरफ आता है और ये हिंदुकुश की पहाड़ियों को पहाड़ियों से खैबर दर्रा, एक रास्ता है खैबर दर्रा बोलते हैं इसको, खैबर दर्रे को पार करता हुआ सिंध देश, सिंध प्रांत है, सिंध राज्य है, सिंध राज्य पर आक्रमण करता है। और यहां का राजा है दाहिर। दाहिर के ऊपर आक्रमण करता है। ये कब? 712 एडी के अंदर आक्रमण करता है। इस युद्ध के अंदर राजा दाहिर हार जाते हैं, हार होती है और भारत के ऊपर सबसे पहले जजिया कर लगा दिया जाता है। जजिया कर जो गैर मुस्लिमों के ऊपर लगता है, जजिया कर भारत के ऊपर लगाकर, और ये लूटपाट करके मुस्लिमों का जो मुख्य उद्देश्य था भारत को लूटना था, क्योंकि उस समय में भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। और ये लूटकर जजिया कर लगाकर वापिस चला जाता है। उसके बाद एक देश है तुर्की। तुर्की देश है, वहां पे एक व्यक्ति है अल्पतगीन। 17,000 मुसलमानों को लेकर 17,000 मुसलमानों को लेकर तुर्की से आता है अफगानिस्तान में।
अफगानिस्तान के अंदर आता है और एक शहर बसाता है, एक शहर बसाया गजनी, जो कि बिल्कुल भारत के इधर, ये कह सकते हैं कि इधर लगभग यहां पे इस जगह पे गजनी शहर बसाता है। और उसके बाद 986 में इस अल्तकीन का दामाद है सुबुक्तगीन। 986 में सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करता है मुल्तान में। मुल्तान का जो राजा है उस समय, मुल्तान का राजा जयपाल पर आक्रमण करता है, लेकिन सुबुक्तगीन इस युद्ध के अंदर हार जाता है और वापिस चला जाता है गजनी के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बुरी तरह हार के वापिस चला जाता है। इसी सुबुक्तगीन का एक बेटा है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो कि 997 से 1030 तक राजा रहा कागा गजनी का। ये गजनी का राजा रहा और इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया भारत के ऊपर, जिसमें से 5 फेमस आक्रमण मैं इस लेक्चर के अंदर करवा रहा हूं आपको। 1001 के अंदर वेहिंद की लड़ाई होती है, वेहिंद की लड़ाई, जयपाल के साथ लड़ाई होती है। ये वही जयपाल है जो सुबुक्तगीन को हराता है, इसके पिता को हराता है, लेकिन इस युद्ध में महमूद गजनवी जयपाल को हरा देता है। जयपाल की बुरी हार होती है और जयपाल आत्महत्या कर लेता है इस युद्ध के बाद। उसके बाद काफी सारी लूटपाट करके ये लेके गया था यहां से। उसके बाद 1008 के अंदर आनंदपाल किसका बेटा है? ये इसका बेटा है, जयपाल का बेटा है आनंदपाल। दोबारा से आता है ये, आनंदपाल के साथ युद्ध करता है और इस युद्ध के अंदर आनंदपाल की बुरी तरह से हार होती है। और फिर से ये काफी सारी चीजें, सोने, हीरे, जवाहरात, मूर्तियां, मंदिर वगैरह लूट के चला जाता है वापिस गजनी के अंदर। 1014 के अंदर ये हरियाणा के थानेसर में आता है और मंदिरों को लूटना स्टार्ट कर देता है। रास्ते में लूटता हुआ आता है, हरियाणा के अंदर भी आता है, थानेसर के अंदर आता है, मंदिरों को लूटता है, काफी सोने चांदी लूट के, जवाहरात लूट के, मूर्तियों को लूट के वापिस चला जाता है। ये 1025 के अंदर फिर से आता है ये गुजरात में। गुजरात का राजा है भीम प्रताप और गुजरात में है एक मंदिर सोमनाथ मंदिर। इस सोमनाथ मंदिर को लूटता है ये और उस समय लगभग 10,000 लोगों की हत्या भी कर देता है। 10,000 लोगों की हत्या हो जाती है इसमें, ये 10,000 लोगों को मार देता है और लूट के लेके जाता है सोमनाथ मंदिर को। और सोमनाथ मंदिर से लगभग 20,000 सोने की दिनार लूटता है ये और लगभग 300 ऊंटों के ऊपर अपना सारा सामान लेके जाता है ये सोमनाथ मंदिर को लूट के। सोमनाथ मंदिर, गुजरात की बात करें तो यहाँ पे ये गुजरात है, ये गुजरात है। सिंध की बात करें तो लगभग यहाँ पे इस जगह पे सिंध है, मुल्तान इस जगह पे मुल्तान हो गया और ये हमारा गुजरात हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अरब के खलीफा मसूर आजाद सिपाही मोहम्मद बिन कासिम आता है भारत के अंदर और सिंध के ऊपर आक्रमण करता है और जजिया का लगा जाता है यहाँ पे। उसके बाद अल्तकीन ने शहर बसाया गजनी अफगानिस्तान के अंदर। इसका दामाद सुबुक्तगीन मुल्तान इस जगह पे आता है, जयपाल से युद्ध करता है लेकिन हार जाता है और वापिस गजनी चला जाता है। महमूद गजनवी इसी सुबुक्तगीन का बेटा है, जयपाल को हराता है, आनंदपाल को हराता है, वेहिंद की लड़ाई होती है इस जगह पे। 1014 हरियाणा के अंदर आता है, लगभग इस जगह पे हरियाणा के थानेसर के अंदर आता है। उसके बाद गुजरात के अंदर भी जाता है, सोमनाथ मंदिर को लूटता है। जब ये वापिस यहां से जा रहा होता है, इस जगह से वापिस जा रहा होता है अपने देश अफगानिस्तान के अंदर, गजनी के अंदर जा रहा होता है, तो रास्ते में इसी जगह पे
खोखर जाटों ने इसको लूट लिया। खोखर जाटों ने इसको लूट लिया। सारा सामान इससे लूटने के बाद इसको खाली हाथ वापस जाना पड़ता है गजनी के अंदर। और 1027 के अंदर ये फिर से भारत के अंदर आता है और इस बार हमला ये करता है खोखर जाटों के ऊपर हमला करता है खोखर जाटों पे और 50,000 लोगों की हत्या कर जाता है। 50,000 लोगों की हत्या करके और वापिस चला जाता है 1030 के अंदर। 1030 के अंदर इस महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। मलेरिया की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है इसकी। तो यहां तक ये कंप्लीट रहेगा। 1030 तक करा दिया, लेकिन आज के लेक्चर में हमें जो करना है वो 1206 तक करना है। उसके बाद रख कर देता हूं मैं इसको 143 साल बाद 143 साल बाद भारत पर अगला आक्रमण होगा। 1173 से 1206 में गजनी जो देश है इसका राजा बनता है मोहम्मद गोरी। 1173 से 1206 लगभग 143 साल बाद की बात करते हैं। जो मैन आक्रमण, वैसे तो छोटे मोटे आक्रमण होते रहते हैं, लेकिन जो मैन आक्रमण की बात करें 1173 से 1206 के अंदर जो गजनी है उसका राजा बनता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की बात करें तो इसके दो गुलाम थे, एक तो बख्तियार खिलजी और दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दो इसके गुलाम थे जो भारत के अंदर फेमस थे, जो भारत के अंदर आए थे। वैसे भी इसके टोटल गुलामों की बात करें तो 5 थे, लेकिन भारत के अंदर 2 ही फेमस है, तो हम 2 की बात करेंगे, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1175 के अंदर 1173 में राजा बनने के बाद 1175 में यह आक्रमण करता है और आता है मुल्तान के अंदर। इस जगह पे आता है, मुल्तान के अंदर आता है, लेकिन जनता जो पब्लिक है इसको भगा देती है। यहां से कोई लूटपाट नहीं कर पाता और वापिस चला जाता है। 1178 के अंदर 1178 में ये गुजरात के अंदर जाता है। गुजरात में बता चुका हूं, गुजरात इस जगह पे है। गुजरात में जाता है, उस समय गुजरात का राजा था भीम सेकंड। जो पहले देखा हमने महमूद गजनवी के टाइम देखा था वो भीम प्रताप राजा था उस समय, और अब भीम सेकंड राजा है। 143 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो भीम सेकंड राजा है यहाँ का। भीम सेकंड के ऊपर यह आक्रमण करता है, गुजरात के अंदर आक्रमण करता है, और भीम सेकंड जो है इसको जेल में बंद कर देता है, कैद कर लेता है। गोरी को इसने कैद कर लिया और 6 महीने तक जेल के अंदर रखा। उसके बाद जो बख्तियार खिलजी है ये गुजरात के अंदर आता है और रिक्वेस्ट करता है राजा भीम से कि इसको छोड़ दिया जाए। रिक्वेस्ट करता है, माफी मांगता है और इसको छोड़ दिया जाता है। भीम सेकंड इसको छोड़ देता है और शर्त ये होती है कि दोबारा से मोहम्मद गोरी भारत पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करेगा। काफी साल तक ये आक्रमण नहीं करता, परंतु 1186 के अंदर ये फिर से आक्रमण करता है बठिंडा के ऊपर, और बठिंडा के ऊपर ये कब्जा कर लेता है। बठिंडा इसी जगह पर कह सकते हैं, लगभग पंजाब के अंदर, पंजाब में बठिंडा नाम की जगह है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अगर भारत की बात करूं तो मैंने भीम सेकंड के बारे में बता दिया है। बठिंडा के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन दिल्ली इस जगह पर, दिल्ली के अंदर उस समय राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के उस समय राजा थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके पिता की बात करूं तो सोमेश्वर चौहान थे, पिता थे इनके सोमेश्वर चौहान, और ये अजमेर के राजा थे इसके पिता। दिल्ली जो है वो अनंतपाल तोमर ने बसाई है, और अनंतपाल तोमर सेकंड
पृथ्वीराज चौहान के नाना है। अनंतपाल तोमर सेकंड पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को दिल्ली दे देते हैं। सोमेश्वर चौहान जो इसके पिता है, अजमेर के राजा है, इनकी तरफ से भी इनको अजमेर मिल जाता है। तो दिल्ली और अजमेर के ऊपर राज कौन करता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय राज कर रहे हैं। एक और इधर यूपी के अंदर, यूपी में कन्नौज है, कन्नौज का राजा है जयचंद और इसकी एक बेटी भी है, इस बेटी का नाम है संयोगिता। तो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की बात मैंने बता दी, कुछ शहरों के बारे में बता दिया। मैं यहाँ पे इस जगह पे राजा है राजा भीम, इस जगह पे है राजा जयचंद और यहाँ दिल्ली के अंदर बैठा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय बैठे हैं। और मोहम्मद गोरी आक्रमण कहां पे कर देता है? बठिंडा के अंदर आता है, 1186 के अंदर कब्जा कर लेता है और यहां से 16 बार प्रयास करता है, 16 बार प्रयास करता है तराइन के लिए, लेकिन तराइन के अंदर नहीं पहुंच पाता। हर बार इसकी हार होती है। तराइन के ऊपर जो कब्जा है, जो राज है, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का है। इसके सैनिक हर बार इसको तराइन से भगा देते हैं। 16 बार प्रयास करने के बाद 1191 के अंदर ये तराइन पहुंच जाता है और तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। और इस युद्ध में गोरी की बहुत बुरी तरह से हार होती है और गोरी बठिंडा न जाके वापस गजनी चला जाता है, गजनी भाग जाता है और दोबारा नया आने की कसम खाता है। लेकिन 1192 के अंदर ठीक एक साल बाद गोरी दोबारा से आ जाता है तराइन में और तराइन का दूसरा युद्ध होता है। वही है पृथ्वीराज चौहान है और सामने गोरी है और इस युद्ध में गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। एक साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हार गए, गोरी जीत गया। और गोरी वो व्यक्ति जो बठिंडा न जाके सीधा गजनी चला जाता है और एक साल बाद ही वापस आ गया। ऐसा क्यों हुआ? रीजन है भीम सेकंड और जयचंद। ये जो दो राजा मैंने बताए हैं, गुजरात का राजा भीम सेकंड और जयचंद, ये है इसका रीजन। तो यहां पे मैं बात करता हूं अब जयचंद की। जयचंद जो कि कन्नौज का राजा है और इसकी बेटी का नाम है संयोगिता। संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान को चाहती है, इससे शादी करना चाहती है। संयोगिता दिल्ली घूमने के लिए आई है, दिल्ली घूमने के लिए आती है और ये कहती है कि मैं वापस कन्नौज नहीं जाती। अब इसके पिता को, जयचंद को ये बात पता चलती है और वो दिल्ली से वापस ले आता है संयोगिता को। कहां पे? कन्नौज के अंदर वापस ले आता है। एक स्वयंवर रखता है जिसके अंदर सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर बाकी सभी राजाओं को बुलाता है, दाएं बाएं के आसपास के सभी राजाओं को बुलाता है, लेकिन एक पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के अंदर बैठा है, इसके बिल्कुल नजदीक बैठा है, इसको नहीं बुलाता। स्वयंवर होता है और संयोगिता वरमाला डालने के लिए हर एक राजा के पास जाती है, लेकिन किसी के गले में वरमाला नहीं डालती। इसको एक स्टैचू दिखता है, एक मूर्ति दिखती है जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है, वो उसके गले में वरमाला डाल देती है। ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज जयचंद के पास आता है, संयोगिता के पास आता है, संयोगिता को साथ में लेता है और दिल्ली चला जाता है और शादी कर लेता है। नाराज हो जाता है जयचंद और जयचंद मैसेज भेज देता है गजनी में मोहम्मद गोरी के पास, फर्स्ट युद्ध के बाद भेज देता है कि वापस आ जाओ, मैं तेरा साथ दूंगा और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लो, पृथ्वीराज चौहान को हरा लो। दूसरा राजा की बात करते हैं भीम सेकंड। तो इसके पास रीजन था पृथ्वीराज चौहान को हराने का, इसीलिए मोहम्मद गोरी वापस आता है 1191 में बुरी तरह हारने के बाद में। दूसरा राजा जो काफी स्ट्रॉन्ग राजा था उस समय में, भीम सेकंड, ये भी मोहम्मद गोरी को बुलाने का काम करता है। क्यों बुलाता है? एक राजकुमारी है इच्छरी, राजस्थान की
राजस्थान की एक राजकुमारी इच्छरी भीमसेकंड चाहता है इच्छरी से विवाह करना, लेकिन इच्छरी चाहती है पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह करना। ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है। पृथ्वीराज चौहान इच्छरी के पास आता है और इसको दिल्ली ले जाता है, शादी कर देता है। भीमसेकंड भी नाराज हो गया पृथ्वीराज चौहान से और मैसेज भेज देता है मोहम्मद गोरी के पास, गजनी के अंदर भेज देता है 1191 युद्ध के बाद कि आ जाओ और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के अंदर हरा दो। इसीलिए जो मोहम्मद गोरी है वो वापस दिल्ली के अंदर आता है और गोरी अकेला नहीं है, साथ रहता है इसके जयचंद और भीमसेकंड। इन दोनों का सपोर्ट रहता है हर चीज के अंदर और इसीलिए गोरी हरा पाता है पृथ्वीराज चौहान को। तो ये कंप्लीट स्टोरी रहेगी। उसके बाद बात करें तो 1194 के अंदर, क्योंकि दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ कौन गया है, मोहम्मद गोरी बैठ गया है और इससे दिक्कत होने लगी 1192 पृथ्वीराज चौहान जब तक था दिल्ली के ऊपर तो जयचंद को किसी प्रकार की व्यापार में या फिर अन्य किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, भीमसेकंड को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती व्यापार करने में या फिर अन्य कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी गद्दी के ऊपर बैठ गया तो दोनों को समस्या होने लगी और सबसे पहले 1194 के अंदर एक युद्ध होता है, चंदौरी का युद्ध। इस युद्ध में जो जयचंद है इसकी बुरी तरह से हार होती है। जयचंद इस युद्ध को हार जाता है और कन्नौज के ऊपर कब्जा हो जाता है। दिल्ली, बठिंडा, अजमेर के अलावा कन्नौज के ऊपर भी मोहम्मद गोरी का कब्जा हो जाता है। जब इन्होंने मोहम्मद गोरी को बुलाया 2 दिन की, ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं कि पृथ्वीराज चौहान गद्दी से हट जाएगा, मोहम्मद गोरी आएगा, थोड़ी बहुत लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मुस्लिम आए थे भारत के अंदर वो सिर्फ लूटपाट करने के लिए आए थे। लेकिन जब मोहम्मद गोरी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो इसका उद्देश्य भारत को लूटना नहीं, भारत के ऊपर राज करना था। तो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा ही रहता है, लूटता तो है लेकिन जाता वापिस नहीं, वापिस गजनी के अंदर नहीं जाता। तो चंदौरी का युद्ध होता है परिणाम स्वरूप और जयचंद की हार हो जाती है 1194 के अंदर और इस जगह के ऊपर भी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होगी। उसके बाद इसके जो 2 गुलाम है बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन दोनों को ये काम पर लगाता है, खुद ये गजनी चला जाता है। मोहम्मद गोरी खुद गजनी चला गया रेस्ट के ऊपर और जो 2 गुलाम है इनको भारत में छोड़ गया। एक गुलाम पूर्व की साइड जाता है जिसके अंदर यूपी, बख्तियार खिलजी यूपी के अंदर। वैसे यूपी में कन्नौज के ऊपर तो शासन मोहम्मद गोरी का आ चुका है, लेकिन यूपी, बिहार, बंगाल और भी काफी सारी जगह, इन जगहों पर जाता है और बख्तियार खिलजी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देता है। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना लगभग इस एरिया के अंदर सारी जगह मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1197 के अंदर बख्तियार खिलजी, नालंदा यूनिवर्सिटी है, एक काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 411 के अंदर बनी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बनी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी जब चंद्रगुप्त राजा था वहां का, भारत का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, 411 में बनी थी। इस यूनिवर्सिटी में काफी सारे ग्रंथ थे भारत के, काफी सारी इंपोर्टेंट किताबें थी। 1197 के अंदर 1197 से 1205 तक ये काफी बार इसको यूनिवर्सिटी को तुड़वाता है। इसके अंदर ग्रंथ है, किताबें हैं, इंपोर्टेंट किताबें हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आग लगा देता है। काफी साल तक ये यूनिवर्सिटी जलती रही और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना इस साइड में लगभग बख्तियार खिलजी ने कर दी। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये जाता है राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर। गुजरात का राजा भीमसेकंड है 1197 के अंदर, ये भीमसेकंड को हराता है, कुतुबुद्दीन ऐबक हरा देता है और गुजरात और राजस्थान के अंदर भी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होगी। तो लगभग इस एरिया में ये कह सकते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। 1206 के अंदर 1206 में गोरी वापस आता है भारत के अंदर।
भारत के अंदर वापस आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके जो दो गुलाम थे, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके आपस में नहीं बन रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया इन्होंने अपने कब्जे के अंदर कर लिया था, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर ली थी कि अब राज कौन करेगा। मोहम्मद गोरी तो खुद गजनी संभाल रहा था। मोहम्मद गोरी बाद में वापिस आता है 1206 में, दोनों का बंटवारा कर देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का और बख्तियार खिलजी का, दोनों का बंटवारा करके। और जब वापिस जा रहा होता है दिल्ली से वापिस गजनी जा रहा होता है, तो इसको रास्ते में मिल जाते हैं खोखर जाट और इसकी हत्या कर देते हैं। इसकी हत्या कर देते हैं और बदला ले लेते हैं महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी जिसने 1027 के अंदर 50,000 खोखर जाटों की हत्या की थी, उसका ये बदला लेते हैं किससे? मोहम्मद गोरी से, क्योंकि वंशज तो उसी का है, उसी देश से आया है, उसी जगह पे आया है, उसी गजनी से आया है, और ये बदला लेते हैं काफी साल बाद इससे और मारकर बदला लेते हैं। इधर बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन आपस में बन नहीं रही थी, हालांकि इन दोनों का बंटवारा कर गया था मोहम्मद गोरी, लेकिन कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी के वापस जाते ही बख्तियार खिलजी को मार देता है, इसकी भी हत्या हो जाती है। कौन हत्या कर देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी हत्या कर देता है। ये हमारा 1206 तक का इतिहास कंप्लीट एक लेक्चर में मैंने करा दिया। 712 एडी से लेके 1206 तक कंप्लीट हो चुका है और लगभग आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करा चुका हूं मैं। इसके अलावा कोई एक दो पॉइंट रहेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा इसके अंदर, जो कि मेरा रहेगा 1206 से लेके 1526 तक, 5 मंथ आएंगे। कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2 लेक्चर के अंदर ही कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि जो पहला वंश है कुतुबुद्दीन ऐबक अपना पहला वंश गुलाम वंश स्टार्ट करेगा और इसके अंदर लगभग 12 राजा गद्दी के ऊपर बैठेंगे। उसके बाद खिलजी वंश आएगा हमारा, खिलजी वंश आएगा, इसके अंदर भी इस तरह से अलग अलग राजा आएंगे। तो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, कोशिश मेरी यही रहेगी कि 2 लेक्चरों में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और मध्यकालीन भारत को जितना जल्दी हो उसके 6, 7 या 8 लेक्चरों के अंदर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ छूट भी गया है तो कोशिश करूंगा कि इसी के अंदर कराने की। तो यहाँ पे थे हम 1206 के अंदर गोरी की हत्या हो जाती है, खोखर जाटों ने हत्या कर दी, बख्तियार खिलजी भी मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मार दिया इसको, और अब दिल्ली की गद्दी कौन संभालेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक संभालेगा और गुलाम वंश की स्थापना करेगा, जिसके अंदर लगभग 12 राजा आएंगे और ये 1206 से लेके 1290 तक चलेगा गुलाम वंश, लगभग 84 वर्ष तक हमारा गुलाम वंश चलेगा। और इसका जो संस्थापक होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जो कि 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक गद्दी पर बैठेगा और उसके बाद इसका बेटा आराम करने के लिए बैठेगा 1210 में और 1211 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद गद्दी पे बैठेगा इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, ये दामाद है और ये वास्तविक संस्थापक कहलाएगा, वास्तविक संस्थापक। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है किसका? गुलाम वंश का, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसका दामाद जो होगा इल्तुतमिश वो माना जाएगा। तो इस ढंग से हम बाकी राजाओं को भी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और यहीं से हमारा मेन स्टार्ट होगा। इल्तुतमिश काफी सारे काम करवाता है, काफी सारी चीजें करता है और इनको कंप्लीट को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।